एक्चुअल लेसन को स्टार्ट करेंगे, जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमारा जो लेसन है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो इन टर्म्स का मीनिंग जान लेते हैं, है ना। लास्ट पीरियड में हमने देखा था एक नॉर्मल प्लेन मिरर जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है। ये आपके लिए कोई नया नहीं था, हमने 8th स्टैंडर्ड में भी ऑलरेडी उसको पढ़ा था। उसको मैंने आपके लिए थोड़ा सा रिवाइज करा के दिया। इस साल हमको जो नया पढ़ना है वो क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी आपको पहले इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझना है, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप मुझे कोई बता सकता है रिफ्लेक्शन क्या होता है? The phenomenon of bouncing back of ray of light when it incident on polished surface. यस, रिफ्लेक्शन का अगर सिंपल अगर आप मीनिंग बोलना चाहो तो ये क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट। आप बोल सकते हो इसको बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट। तो जब कोई भी लाइट जो है वो बाउंस बैक करके वापस आता है, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल होने के बाद, है ना। जैसे अपन मेरे पास मेरा ये जो हाथ है, इसके ऊपर अगर कोई लाइट आ रही है तो यहाँ से बाउंस बैक करके उसको जाना पड़ेगा। तो ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होने के बाद अगर लाइट वापस आती है तो वही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो फिनोमिना हम लोग इसी लेसन में पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन के बारे में। अभी रिफ्रैक्शन कौन बता सकता है? यस, देखो दोनों में डिफरेंस है। बाउंसिंग बैक बोला था और यहाँ पे बेंडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी इन दोनों को क्या समझना है हमको। बाउंसिंग बैक मतलब फॉल होने के बाद वापस आना, और बेंडिंग मतलब क्या है। तो हमने 8th स्टैंडर्ड तक मैंने आपको जब लाइट पढ़ाया तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट रहता था वो क्या था, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, यही मैं आपको बता रहा था। बट अभी देखो आप 10th में आ गए और 10th में आने के बाद मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ कि लाइट बेंड करेगा। हो गया ना कंफ्यूजन? तो लाइट यही है। आपको जब वो स्टेटमेंट में बताता था तो वहां पे आपको एक चीज वहां पे ऐड करनी है, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ व्हेन मूविंग इन अ सेम मीडियम। मतलब जब लाइट एक सेम मीडियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है तो उस समय उसमें कुछ भी बेंडिंग नहीं होता है। मतलब लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ही फॉलो करेगा, स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करेगा। मतलब वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ यहाँ पे जो चेंज हम इस साल पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इस साल हम लोग एक सेम मीडियम में लाइट को नहीं भेजेंगे, तो लाइट का मीडियम चेंज कर देंगे। मतलब लाइट जो है वो अपने मीडियम को चेंज करने वाला है, और जब भी लाइट अपने मीडियम को चेंज करेगा उसमें आपको बेंडिंग देखने को मिलेगी। और उसी फिनोमेनन को हम लोग सीखने वाले हैं रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक के अंदर। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें आपको सब कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में आ गया आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? यस, हाँ, वेरी। तो अभी हमको समझना है कि ये रिफ्लेक्शन क्या था वो तो समझ लिया हमने, रिफ्रैक्शन क्या है वो भी समझ लिया। तो अभी हम लोग रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं। रिफ्लेक्शन हमने फॉर प्लेन मिरर ऑलरेडी पढ़ लिया है। मैंने आपको लास्ट पीरियड के अंदर भी प्लेन मिरर में किस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया था। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन समझने वाले हैं मिरर्स के लिए अलग अलग टाइप के। रिफ्लेक्शन ये टर्म किसके साथ रिलेट करेगी, तो ये टर्म हमेशा रिलेट करेगी मिरर के साथ। हमें आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, अगर रिफ्लेक्शन वाली बात हो रही है तो रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर से होगा, और जब भी रिफ्रैक्शन वाली बात हो रही है तो रिफ्रैक्शन हमेशा लेंस के साथ होगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखो। रिफ्लेक्शन मिरर के साथ कंपेयर करो आप, हमेशा मिरर में ही रिफ्लेक्शन होगा, और लेंस जो है हमेशा आपको रिफ्रैक्शन दिखाएगा, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही सिंपल सी है, और हर एक चीज आपको यहाँ पे मैं कवर करा के दूंगा और आप इजीली उसको ध्यान में रख पाओगे। तो हमने मिरर को लास्ट पीरियड में मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने बताया था सबसे पहला टाइप ऑफ मिरर दैट इज अ प्लेन मिरर, वो किस तरह से इमेज फॉर्म करता है ये भी मैं आपको समझा चुका। अभी हम लोग समझने वाले हैं कुछ अलग टाइप ऑफ मिरर के बारे में, जो है स्फेरिकल मिरर। उसमें भी मैंने आपको दो टाइप्स ऑलरेडी बता दिए हैं, एक है कॉन्केव मिरर एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर मैंने बताया था जिसका इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग है वो हमारा है कॉन्केव मिरर, और जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इन दोनों की जरूरत क्या है।
तो आप ही ने मुझे बताया था कि सर कभी कभी अगर हम डेंटल के डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटल डॉक्टर के पास, तो उनको अपने दांतों के अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स को चेक करके उसको रिपेयर कराना है, उसको ठीक कराना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई ऐसा मिरर चाहिए जो आपको इमेज को एनलार्ज करके दिखा सके। तो तब जाके हमारी वहां पे एक नीड क्रिएट हुई कि हमारा प्लेन मिरर जो है वो तो एनलार्ज करके दिखा ही नहीं सकता, फिर हमको जरूरत पड़ गई इस तरह के मिरर की जो आपको एनलार्ज करके दिखा सके। दूसरा, कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट छोटा करके देखने की जरूरत हो जाती है, जैसे हमने देखा था रियर व्यू, जब हमें देखना होता है बाइक के ऊपर पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, तो उसको देखने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को छोटा करके देखना है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को एज इट इज देखेंगे तो इतना बहुत बड़ा साइज का ट्रक होता है तो ट्रक ही आपको दिख पाएगा, या फिर ट्रक का जो है हेडलाइट ही दिखेगा सिर्फ उस रियर व्यू में। आप कंप्लीट ट्रक को भी नहीं देख पाओगे और ट्रक के आजू बाजू में और कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको भी आप नहीं देख पाओगे, है ना। मतलब यहाँ से जो नेक्स्ट नीड हमारे सामने निकल के आई वो थी छोटे साइज के ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देख पाएंगे, है ना। तो इन्हीं सब नीड के ऊपर जब साइंटिस्ट लोगों ने वर्क किया तो तब जाके हमारे पास दो अलग टाइप के मिरर्स निकल के आए, एक था कॉन्केव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग देखेंगे कि कॉन्केव मिरर कहाँ पे काम करेगा और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे काम करेगा। तो इनके हमको अभी सीखना है कि ये इमेज किस तरह से बनाता है और उस इमेज का हम लोग कैसे यूज करते हैं। बट उसके पहले कुछ और चीजों को हमको समझना जरूरी है। जैसे हमारे पास जो कॉन्केव मिरर है और हमारे पास जो कॉन्वेक्स मिरर है, इनकी कुछ कैपेसिटी होती है, या फिर आप बोल सकते हो इनके अंदर कुछ आप बोल सकते हो पावर्स है। तो कौन सा पावर किसके अंदर है इसको हमें समझना है। तो कॉन्केव मिरर जो है इसको एक और नाम दिया गया है, किसी को मालूम है क्या कॉन्केव मिरर को और क्या बोलते हैं? यस, कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, मतलब उसके अंदर एक कन्वर्ज कराने की पावर है। अभी कन्वर्ज कराने की पावर का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? फोकस के ऊपर सब कन्वर्ज। हाँ, कन्वर्ज कराने का मतलब है लाइट को एक जगह पे लेके आने का पावर है इसके पास। मतलब अगर आपके पास, जैसे आप लोग बोल सकते हो ना, जैसे यूनिटी, हम लोग बात करते हैं हमेशा यूनिटी के बारे में, है ना। तो ये जो मिरर है ये भी यूनिटी के बारे में बात करता है, या फिर आप बोलो कि यूनिटी दिखाता है। जो हमारे पास अलग अलग लाइट रेज है, उन लाइट रेज को ये क्या करेगा, एक जगह पे लेके आ जाएगा, मतलब ये कन्वर्ज करा देगा। और इसीलिए कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और जो सेकंड टाइप है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, वो एक डाइवर्जिंग मिरर है। मतलब क्या बताओ, डाइवर्जिंग का मीनिंग क्या है? हाँ, डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर करना। तो जो भी लाइट रे को एक दूसरे से दूर करेगा वो आपका डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इसी तरह का होता है जो लाइट रेस को एक दूसरे से दूर कर देता है। अभी मैं देखो करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास अगर ये मिरर है कॉन्केव मिरर, ठीक है, कुछ भी रैंडमली मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा। जैसे ये है, देखो मेरे पास एक पैरेलल लाइट रे आ रहा है, ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, तो इस तरह से कुछ इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगा, ठीक है। इधर से भी कोई लाइट रे आ रही है, ये भी इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए बेंड करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइट भी इस साइड में आई और ये वाली लाइट भी इधर ही आई, तो कहीं एक पॉइंट पे आके वो मीट कर रहे हैं, है ना। या फिर आप बोलो कि एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के नजदीक रेस को लेके आता है, और इसीलिए हम लोग इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर इस तरह से लाइट फॉल होगी तो इस तरह से वो दूर निकल जाएगी। मतलब देखो ये दो लाइटें इस तरह से आ रहे थे, इस तरह से, और बाद में वो ऐसे दूर चले गए, मतलब एक दूसरे से डाइवर्ज हो गए ना। और इसीलिए हमने कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला है। तो कॉन्केव मिरर को क्यों कन्वर्जिंग बोला जाता है और कॉन्वेक्स को क्यों डाइवर्जिंग बोला जाता है, ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया क्या? यस, हाँ, वेरी। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कॉन्केव मिरर को क्यों कन्वर्जिंग बोलते हैं और कॉन्वेक्स को क्यों डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो कभी कभी अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या फिर कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर वो बोल दे कॉन्वर्जिंग मिरर, तो आपको समझ जाना है वो कॉन्केव मिरर के बारे में बात कर रहा है। या फिर कभी मैं भी बोलते बोलते गलती से डाइवर्जिंग मिरर बोल दूं, मैंने कन्वेक्स नहीं बोला, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्वेक्स मिरर मतलब ही डाइवर्जिंग मिरर है, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। अभी हम लोग ये एक्चुअल में कैसे इमेज फॉर्म करता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं।
अभी देखो, हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग कभी कभी रूल्स को फॉलो करते हैं, कभी कभी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। पता है आपको, आपको कितनी बार बोला जाए कि हमेशा जो गाड़ी है रोड के लेफ्ट में ही चलाओ, तो भी हर व्यक्ति आपको दिखता है कि लेफ्ट में चलाते समय कभी कभी तो कोई पर्सन राइट से भी आ जाता है, और ऐसी चीजों के कारण ही एक्सीडेंट होती है ना। बट जो हमारा नेचर है वो कभी भी अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करता, वो उसका जो रूल होते हैं वो रूल हमेशा फॉलो करते हैं। तो उसी तरह से हमारे ये जो मिरर है या फिर जो भी लेंस हम लोग सामने जाके पढ़ेंगे, ये भी कुछ रूल्स को ही फॉलो करेंगे और उस रूल्स के हिसाब से ही इमेज फॉर्म करेंगे। जैसे मैंने आपको कल प्लेन मिरर के बारे में जब बताया था, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि हमेशा आपको 2 लाइट रेज ही निकालने होंगे इमेज फॉर्म करने के लिए, है ना। तो ये कुछ उसके रूल है। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करेगा और आपके लिए इमेज फॉर्म करेगा। तो उन सभी रूल्स को हमें शॉर्ट में यहाँ पे पहले समझ लेना है, ताकि उनका यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन को इजीली समझ पाए। तो एक्चुअल में ये रूल क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बना लिया कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर मतलब ऐसा मिरर जिसका इंटरनल सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, और आउटर सरफेस मैंने पेंट करा दिया है, ओपैक करा दिया है, ताकि लाइट इधर से उधर पास ना हो सके। अभी क्या होगा, मैंने आपको बताया था यहाँ से मिरर का जो हमारा सेंटर होता है वहां से एक एक्सिस निकलता है। किसी को याद है क्या इस एक्सिस का नाम, बताओ। यस, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग बोलते हैं इसको। और ये जो हमारा पॉइंट था, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बताओ। पोल। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। उसके बाद मैंने बताया था, यस, इसको अगर मैं एक इमेजिनरी स्फीयर में कन्वर्ट कर दूं, है ना, ये जो मेरा मिरर है वो तो छोटा सा ही है, बट उसको अगर मैं इमेजिनरी मिरर में कन्वर्ट कर दूं तो उसका कोई एक सेंटर था। उस पॉइंट को क्या बोला था हमने, यस, वो पॉइंट हमारा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद पी और सी का भी कोई मिड पॉइंट था, इसको भी हमने एक नेम दिया था, बताओ क्या बोला था इसको, फोकस। ये हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा फोकस, या फिर उसके लिए कभी कभी प्रिंसिपल फोकस, इस तरह का भी वर्ड यूज किया जाता है। तो इतना टॉपिक में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, अच्छे से सबको समझ में आ चुका है ये, यस और नो, यस, वेरी गुड। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं कि कौन से रूल है जिनको हमारा मिरर हमेशा फॉलो करेगा। तो देखो, सबसे पहला और सबसे सिंपल वाला रूल जो हम लोग हर बार यूज करते हैं, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारे मिरर की तरफ कोई भी लाइट रे, ये हमारा मिरर है, और इस मिरर की तरफ कोई भी लाइट रे इस तरह से आ रही है, ठीक है, तो वो जो लाइट रे है वो अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस को पास करते हुए जाएगी। ये उसका सबसे पहला और सिंपल सा रूल है। तो सबसे पहला रूल क्या है, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस को ही पास करते हुए आगे निकल के जाएगी। समझ में आएगा यहाँ तक, पहला रूल समझ में आया आपको, यस। तो जब भी लाइट रे पैरेलल आए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और उसके साथ मैंने ये पैरेलल लाइट रे को लाया, तो ये पैरेलल लाइट रे मेरे मिरर से टकराने के बाद बाउंस बैक करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो बाउंस बैक इस तरह से करेगा कि उसका जो आप बोलो कि रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस पॉइंट को पास करते हुए आगे निकलेगा, मतलब फोकस को कट करके वो सामने की तरफ चला जाएगा। ये हमारा है फर्स्ट रूल, जिसको हम लोग इमेज फॉर्मेशन में हमेशा यूज करेंगे। अभी एकदम इससे उल्टा है। उल्टा क्या है, देखिए, यहाँ पे लाइट रे आ रहा था प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से चला गया। अभी कोई भी बच्चा बता सकता है कि अगर लाइट रे फोकस से आएगा तो फिर क्या होगा, बताओ। यस, वेरी गुड। तो सिंपल है, अगर लाइट रे पैरेलल आया तो फोकस से जाएगा, अगर फोकस से आता है तो पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हो। तो हमारे मिरर की तरफ जो इस बार लाइट रे आ रही है, वो फोकस को पास करते हुए आई, मिरर से टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हुआ, वो रिफ्लेक्शन इस तरह से हुआ कि वो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। समझ में आ गया आपको,
सिंपल से दो रूल हमने यहाँ पे समझ लिए हैं जो हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल बोल सकते हो, और ये हमने सेकंड रूल भी इसी में समझ लिया। इसके अलावा और कौन से रूल है जो हमारा मिरर फॉलो करता है? तो एक और सिंपल सा रूल है, अगर कोई लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए आ रही है, मतलब इस तरह से कोई हमारे पास लाइट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए आए और हमारे मिरर पे वो टकराने के बाद उसका वापस जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसी पास से हो जाएगा, मतलब जिस पास से वो आई उसी पास से वो वापस चली जाएगी। तो ये हमारा है रूल नंबर 2 जो हम लोग यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन करते समय। ठीक है, दोनों रूल समझ में आ गए आपको? यस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट अगर पास करे हमारे मिरर के ऊपर जाके अगर वो वहां पे फॉल करे तो वहां से उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा कि बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो वापस निकल जाएगी। ये हमारे बहुत ही सिंपल से दो रूल है जो हम लोग यूज करते हैं व्हाइल ड्राइंग इमेज। ठीक है, और इसके अलावा एक सिंपल सा रूल है वो भी समझ लो। ठीक है, बट उसका हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हमको यूज इस दो ही रूल्स का करना है। एक जो एक्स्ट्रा रूल हमारे पास में है वो सिर्फ आपको समझने के लिए ध्यान में रखना है, ये आपके लिए कोई नया नहीं है, आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। कौन सा रूल था? तो सिंपल है, यहाँ पे अगर पोल के ऊपर कोई लाइट इस तरह से फॉल हो रही है तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ? यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ से उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और वो जो रिफ्लेक्शन है वो हमेशा इक्वल रहेगा इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल विद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आप लास्ट ईयर बोल सकते हो या फिर 8th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो। तो वही एक रूल है जो हम यहाँ पे फिर से यूज कर सकते हैं। तो आपको सभी रूल समझ में आ गए क्या इमेज फॉर्मेशन के? यस सर। हाँ, ये सभी रूल्स आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, आप वहां से भी उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आपको मतलब लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत आपको फिलहाल नहीं है, बट ये सभी चीजें आपके रजिस्टर में लिख के होनी चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर आप अपने टेक्स्ट बुक में से भी देख के वहां पे वो रूल्स वगैरह लिख के रख सकते हो। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हम लोग कभी भी किसी भी मिरर के बारे में अगर डिस्कवरी हमने की तो क्योंकि हमको उसकी नीड थी कुछ ऐसा हमारे पास मिरर होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सके। कभी कभार हमारे पास नीड थी ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाने की, है ना? तो इन सभी नीड को फुलफिल करने के लिए आपको एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि कौन सा मिरर ऐसा है जो ऑब्जेक्ट को बड़ा बड़ा करके दिखा सकता है और कौन सा ऐसा मिरर है जो ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा सकता है। तो इन सब के लिए आपको ये अलग अलग कंडीशन देखनी है, और उन कंडीशन से हम लोग समझेंगे कि कौन सा मिरर कौन सी जगह पे ऑब्जेक्ट रखने पे किस तरह से इमेज को फॉर्म करता है। तो वही सारी चीजें हम लोग भी यहाँ पे समझने वाले हैं, और उसके लिए आपको अच्छे से सामने ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे एक मिरर बना लिया जो है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया पॉइंट P जो कि है पोल। उसके बाद एक डिस्टेंस लेके मैंने एक पॉइंट रख दिया F, और उतने ही डिस्टेंस पे मैंने एक और पॉइंट रख दिया C। अभी आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है हमेशा इमेज फॉर्मेशन करते समय। मैंने यहाँ पे जो भी बनाया सब मेरे हाथों से बनाया, कोई स्केल यूज नहीं की, कुछ नहीं। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करोगे तब इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आपको हमेशा अपनी स्केल का और आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है पेंसिल इरेजर उन सब का यूज करना है, तो तभी जाके आप इमेज एकदम परफेक्ट फॉर्म कर पाओगे और एकदम परफेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको मिलेगी। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा अच्छे से। मैंने यहाँ पे एक मिरर बना लिया जो कि कॉन्केव मिरर है, उसके सेंटर पॉइंट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली जो कि मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो इतना ही आपको भी रजिस्टर के अंदर ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, तो आप उसके बाद एक डिस्टेंस लोगे अपनी स्केल के अंदर, वो आपको मेजर करके लेना है, और एक सफिशिएंट डिस्टेंस लो, एकदम छोटा भी मत लो और एकदम ज्यादा बड़ा भी मत लो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे जो डिस्टेंस ले लिया है वो ले लिया है 2 सेंटीमीटर का, मतलब F से P का डिस्टेंस मेरा कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आप भी कुछ उसी तरह का डिस्टेंस ले लो, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर व्हाटएवर इट मे बी,
जो भी लोगे सेम डिस्टेंस आपका सी और एफ के बीच में भी होना चाहिए। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर इतना आप ध्यान में रखोगे तो आपकी इमेज एकदम परफेक्टली फॉर्म होगी। तो एफ और पी के बीच के डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस मैंने सी और एफ के बीच में भी ले लिया है। ठीक है, तो अभी उस डिस्टेंस के हिसाब से हमें इमेज फॉर्मेशन को यहाँ पर समझना है। तो कैसे समझोगे? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कंडीशन रहेगी। कंडीशन अभी ये क्या है चीज नहीं, ये भी समझो। अभी देखो, आप किसी भी चीज को पढ़ते हो, आप अगर रजिस्टर में कोई चीज आपने लिखी हुई है उसको पढ़ना है, तो वो बुक आप कितनी दूरी पे रखते हो ये तो चेंज कर सकते हो ना। अभी मैं यहाँ पे रख के पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने बाद में क्या किया, इसको इस रजिस्टर को यहाँ पे रख दिया मेरे टेबल के ऊपर और इतने दूर से उसको पढ़ रहा हूँ। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिरर से सेम दूरी पे रह सकता है क्या? बताओ कोई। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कभी भी सेम ही डिस्टेंस पे रहेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं। कभी कभी ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पास में जाके खड़ा हो जाएगा, जैसे आपने भी देखा होगा, ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिरर के पास में जाके अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हो, और कभी कभी आप ऑब्जेक्ट हो और मिरर के काफी दूर से खुद को देखने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी भी मिरर से सेम या कांस्टेंट नहीं रह सकता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस देखनी है कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं अलग अलग जगह पे रखूं तो उसमें मुझे इमेज कैसे मिलेगी, क्या वो सेम मिलेगी, क्या वो अलग मिलेगी। अगर प्लेन मिरर है तो उसमें तो सेम ही मिलती है, हमने देखा है। ऑब्जेक्ट नजदीक जाएगा मिरर से तो आपको इमेज भी नजदीक आते हुए दिखेगी, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो मिरर के अंदर भी इमेज आपको दूर जाते हुए देखने को मिलेगी। ये तो बात थी प्लेन मिरर की। बट स्फेरिकल मिरर के केस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए तो हम इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं ना। स्फेरिकल मिरर के केस में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा और वही हमको समझना है कि इसमें अलग क्या देखने को मिलता है। तो देखो थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख लेंगे अलग अलग कंडीशन। मतलब ऑब्जेक्ट को मैं अलग अलग जगह पे रखूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ऑब्जेक्ट कभी भी एक सेम पोजीशन पे हो ही नहीं सकता किसी भी मिरर के लिए। आप अपनी पोजीशन चेंज करोगे मतलब ऑब्जेक्ट भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखेंगे। कभी मैं ऑब्जेक्ट को रख लूंगा यहाँ पर, मतलब सी के बाद में। मैं ऑब्जेक्ट को एक बार रख के देखूंगा सी के ऊपर, एक बार ऑब्जेक्ट को रखूंगा सी एंड एफ के बीच में। कभी ऑब्जेक्ट को मैं एफ पे भी रख सकता हूँ और कभी ऑब्जेक्ट को मैं एफ और पी के बीच में भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझ लेना है कि मैं कैसे करूँ। तो मैं अभी यहाँ पे जो कंडीशन लेता हूँ वो कंडीशन है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। मतलब ऑब्जेक्ट जो है मैंने इस कंडीशन में सी से भी बाद में रख लिया है, मतलब बियॉन्ड सी रख लिया है। तो ऐसी कंडीशन में कैसी इमेज फॉर्म होगी वो हमको यहाँ पे समझना है, अच्छे से ध्यान दो। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग ड्रॉ करते हैं एक एरो की फॉर्म में, ये चीज को हमेशा आप ध्यान में रखो। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका जो होगा वो एक एरो की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कर लिया और इस एरो को मैं नाम दे देता हूँ ए बी। चलेगा, जो हमारा ऊपर का पॉइंट है वो है पॉइंट ए और जो नीचे वाला पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया आपको? हाँ, तो हमारे पास जो यहाँ पर एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी के बाद में और इसीलिए उसका लोकेशन लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी और उसका नाम मैंने लिख दिया है ए बी। अभी आपको वो रूल्स फिर से एक बार रिकॉल करने हैं और उन्हीं का यूज करके हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्म करने वाले हैं। तो अच्छे से उन रूल्स को ध्यान में रखो। सबसे पहला जो रूल हमारा था वो रूल क्या है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो क्या होगा उसका, बताओ? यस, वो फोकस से पास करते हुए निकल जाएगी। ये हमारा सबसे पहला और सिंपल सा रूल, उसी का यूज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मेरे पास एक लाइट है बट ये सभी चीजें सभी कुछ जो भी मैं करूंगा वो सब आपको स्केल से ही करना है। यहाँ से पैरेलल लाइन आप हाथ से नहीं बनाओगे, पूरा आपको स्केल का यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे स्केल का यूज करके एक लाइन ड्रॉ करी जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आपको ऐसे ही मतलब हाथ का यूज नहीं करना है, स्केल लगाना है और एक्चुअल में वहां पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस लाइन के साथ। तो ये लाइन जो है वो यहाँ पे मिरर के साथ, यहाँ पे उसने मिरर के साथ उसका कांटेक्ट आया और वहां से भी उसका बाउंस बैक होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है।
तो बाउंस बैक इस तरह से होगा कि वो लाइट रे जो है वो फोकस को पार करते हुए निकल जाएगी कुछ इस तरह से। समझ में आया क्या आपको? Yes. हाँ, तो लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक फोकस पॉइंट को पास करते हुए निकल जाएगी कुछ इस तरह से। इसके बाद ये तो हो गया, मैंने देखो सबसे पहले आपको क्लास वाले पीरियड में भी बताया था, किसी भी पॉइंट का इमेज फॉर्म करने के लिए उस पॉइंट से आपको एटलीस्ट 2 लाइट रेज निकालने होते हैं, आपको वहां से 2 लाइट रेज चाहिए होते हैं। मैंने यहाँ पे कितने लाइट रेज लिए हैं बताओ? एक ही लिया है ना? यही तो था ना मेरा लाइट रे, ये तो है हमारा इंसिडेंट रे, इसको मैं क्या बोलूंगा? इंसिडेंट रे, जो कि एक ही है। और रिफ्लेक्टेड रे ये वाला तो ये उसी का रिफ्लेक्शन था, मतलब मेरे पास फिलहाल एक ही लाइट रे, मुझको चाहिए कम से कम 2 लाइट रे। अभी दूसरा लाइट रे कहाँ से ले लूं? तो मेरे पास दूसरा रूल जो है वो क्या है, अगर लाइट रे सेंटर से पास करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर से ही वापस आता है ना? तो उसका यूज कर लेते हो। देखो अभी कैसे करूंगा। ये मेरा लाइट रे है जो सेंटर से पास करता हुआ जा रहा है और जाके उसने मेरे मिरर को इस पॉइंट पे टच किया, तो जिस पॉइंट पे टच करेगा उसी पॉइंट से उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन कैसे होगा? इन द सेम पाथ। मैंने अभी आपको रूल बताया था कुछ ही समय पहले, जिसमें बताया था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाए और मिरर से टकराने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आएगा। मतलब ये हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया आपको? हाँ, तो हमने यहाँ पे 2 लाइट रेज लेने थे और मैंने यहाँ पे 2 लाइट रेज ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो मैंने एक और चीज आपको बताई थी, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करने के लिए वहां से हमें 2 लाइट रेज चाहिए, ये तो सही है। बट दूसरा इंपॉर्टेंट रूल मैंने बताया था कि उसका जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करना चाहिए। याद आ रहा है आपको रूल वो? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे उन्होंने एक दूसरे को कट करना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है। ये था मेरा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे सभी को मालूम है, जो लाइट रे मिरर से वापस आ रहा है वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये ध्यान में रखो। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे सेकंड है। इसका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे दोनों सेम ही है, तो कंफ्यूज मत होना। रिफ्लेक्टेड रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 2 कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है? तो इस पॉइंट पे। दिखाई पड़ा आपको पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो ये कौन से पॉइंट का इमेज होगा बताओ? Diminish between square. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो इमेज है, ये जो पॉइंट बना है ये इमेज है, ये कौन से पॉइंट का इमेज है? Between F and C. रुको, आपको समझ में नहीं आया। ये जो इमेज है वो कौन से पॉइंट का है? पॉइंट ए का, क्योंकि मैंने ए से ही दोनों लाइट रेज निकाली थी। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, तो हमने ए से लाइट रेज निकाली थी, मतलब ये जो पॉइंट वाला इमेज यहाँ पर बना वो ए का है, तो ये एरो जो ए पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया आपको? यस? Yes, sir. हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा ए का इमेज, और इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ ए डैश, और इसके जस्ट ऊपर जहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस को वो वापस टच करेगा उसको हम लोग बोल देंगे बी डैश। तो हमारा जो इमेज बना है ये है हमारा इमेज। अभी इतना होने से हमारा कंप्लीट नहीं हो चुका, अभी इसके बाद हमको इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी होती है, वो भी थोड़ा अच्छे से समझ लो। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं लोकेशन ऑफ द इमेज। आप क्या लिखते हो इसमें? हम लोग लिखते हैं लोकेशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो बताओ इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? Between C and F. सभी को दिखाई दे रहा है क्या? सिर्फ आकांक्षा ही वहां पे आंसर कर रही है। सी और एफ के बीच में ही आपको इमेज दिखाई दिया क्या सभी को? यस, वेरी। तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म हुआ है वो देखो आप सी और एफ के बीच में है, और इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज जो फॉर्म होगा उसका लोकेशन, मतलब इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें को जो यहाँ पे लिखना होता है वो लिखना होता है इमेज कैसी है।
तो मैंने इमेज के भी आपको दो टाइप्स लास्ट वीडियो में बताए थे। एक इमेज का टाइप था रियल इमेज और एक इमेज का टाइप था वर्चुअल इमेज। याद आ रहा है सभी को? Yes, sir. हाँ, तो कोई मुझको बता सकता है रियल इमेज किसको बोलते हैं हम लोग? Which is formed on screen. जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होती है उसको रियल इमेज बोलते हैं। और क्या? Actual real image was there. हाँ, तो रियल इमेज के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। एक तो है कि इमेज जो है स्क्रीन पे फॉर्म होना चाहिए। स्क्रीन समझ में आता है, टीवी की स्क्रीन है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन है जिसपे दिख रहा हूं ना मैं, तो ये जो इमेजेस होती है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पाते हो वो सारी इमेज हमारी रियल इमेज होती है। बट जो इमेज आप इस पे नहीं देख सकते हो, मतलब किसी स्क्रीन पे नहीं देख सकते हो, जो आपको मिरर के अंदर दिखती है, वो हमारी होती है वर्चुअल इमेज, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, और उसके अलावा दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, ये जो है हमारा मिरर है और मिरर से ये रिफ्लेक्टेड रेज है, वो रिफ्लेक्टेड रेज अगर एक्चुअल में एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करे तो हम लोग उसको रियल इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं क्या? Yes, sir. यस, तो इसको मैं क्या बोलूंगा फिर? रियल इमेज, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है नेचर ऑफ द इमेज बोल सकते हो, जो क्या है रियल इमेज है। और उसके साथ आपको एक और पॉइंट ऐड करना पड़ता है कि इमेज सीधी है कि इमेज उल्टी है। मतलब ऑब्जेक्ट जैसा था इमेज भी वैसी है कि ऑब्जेक्ट जैसा है उससे इमेज उल्टी है। बताओ। इन्वर्टेड, आप देख पा रहे होंगे इसका एरो ऊपर है, इसका एरो नीचे है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये इमेज इन्वर्टेड इमेज है। समझ में आ गया क्या सभी को? रियल एंड इन्वर्टेड मैंने इसको क्यों बोला है? Yes, sir. हाँ, तो हमने यहाँ पे बता दिया उसका लोकेशन जो क्या है, नेचर मैंने बता दिया, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमको बताना होता है इमेज की साइज क्या है, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, इमेज ऑब्जेक्ट के इक्वल है। इन तीनों में से कुछ हो सकता है, तो बताओ क्या है इमेज? ऑब्जेक्ट से बड़ी है, छोटी है या इक्वल है? छोटी है। हाँ, तो यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे होंगे इमेज की साइज छोटी है, तो इसको हम लोग साइंस की लैंग्वेज में लिखते हैं डिमिनिश्ड इमेज करके, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। तो समझ में आएगा आपको तीनों प्रॉपर्टीज कैसे लिखनी है? Yes, sir. हाँ, तो इस तरह से हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को भी नोट डाउन वहां पे करेंगे। तो कोई दिक्कत है इतने टॉपिक में? समझ में आ गया आपको? Understood, sir. हाँ, तो इसी तरह से आपको अलग अलग लोकेशन के लिए इमेज फॉर्मेशन करके देखना है। तो मैंने यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के लिए आपको इमेज फॉर्म करके दिखाया। आपको नेक्स्ट पीरियड में जो होमवर्क है वो होमवर्क क्या है? ऑब्जेक्ट एट सी, आप ऑब्जेक्ट को सी पे रख के इमेज फॉर्म करके देखो और उसका फिर आप बनाओगे तो वो मुझे दिखाना नेक्स्ट पीरियड के अंदर, ठीक है।